हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा प्री और इन्फोर्समेंट प्री के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 15। 1 से 14 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप बिहार दरोगा मेंस के लिए भी प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। अगर आप मेंस के कैंडिडेट हैं तो वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ प्री वाले स्टूडेंट्स भी उसे देख सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसी राज्य का जो राज्यपाल होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर हम बात करते हैं राज्य की राज्यपाल की, तो याद रखिएगा भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल जो होगा वो पद ग्रहण से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहेगा और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। 74 संविधान संशोधन 1993 के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 के क को शामिल किया गया था और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, मतलब 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो इससे याद रखेगा इसके द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायती राज संबंधी प्रावधान जोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं 76वां संविधान संशोधन जो कि 1994 में हुआ था, तो इसके तहत संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था और 12वां संविधान संशोधन 2003 की अगर बात करते हैं तो इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है। तो देखिए मुद्रास्फीति की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रास्फीति वह स्थिति होता है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। और इसमें अगर लाभ हानि की बात करते हैं तो जितने भी उत्पादक वर्ग होंगे, जैसे कृषक हो गया, उद्योगपति हो गया, व्यापारी हो गया, ये सबको लाभ होगा। ऋणी को भी लाभ होगा लेकिन ऋणदाता को क्या होगा, हानि होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, देखिए ऋण पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, तो ऋणी को तो लाभ होगा ही, व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा लेकिन ऋणदाता को नहीं लाभ होगा। तो केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति से एक और चीज होता है कि जो समाज में आर्थिक विषमताएं हैं वो बढ़ जाती है। जो धनी वर्ग होता है वो और धनी होता चला जाता है और जो निर्धन वर्ग होता है वो और निर्धन होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। तो मनुष्य में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। ये जो होता है वो पीने के पानियों में नाइट्रेट की अधिकता से होता है और नाइट्रेट जब अधिक हो जाता है तो यह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके असक्रिय मिथोमोग्लोबिन बना देता है। क्लियर है। अगर हम बात पारा की करते हैं तो पारा की अधिकता से होता है मिनीमाटा रोग। कैंडियम की अगर बात करते हैं तो कैंडियम की अधिकता से होगा इटाई रोग और आर्सेनिक की अधिकता से होता है ब्लैक फुट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। अगर हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक का तो वो है हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको टर्सिका सेल भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है और इसका जो वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो इंडियन लीग की अगर बात करते हैं तो इंडियन लीग जो है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। अगर हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की बात करते हैं तो इन दोनों से याद रखिएगा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। अगर हम बात सचिंद्र सान्याल की करते हैं तो इनसे याद रखिएगा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो भारत में जो दास प्रथा की प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया था दास प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विश्व के सबसे छोटे देशों के बढ़ते क्षेत्रफल के अनुसार सजाइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल है वो 0.44 वर्ग किलोमीटर है। मोनाको का है 2 वर्ग किलोमीटर, नॉरू का है 21 वर्ग किलोमीटर और तुवालू का है 26 वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नाथपा झाकरी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकरी जो जल परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेलोड्रोम का संबंध किस खेल से है? बेलोड्रोम की अगर बात करते हैं तो बेलोड्रोम का जो संबंध है वो साइकिलिंग के परिसर को हम लोग बेलोड्रोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो देखिए आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं तो छठे आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा गया है और पहले आवर्त को लघु आवर्त कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल जो होगा वो राज्य विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य को मनोनीत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत। और लोकसभा में जो मनोनयन होता है वो संविधान के 331 के तहत एंग्लो इंडियन का लोकसभा में मनोनयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। क्या सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन सुमेलित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सुमेलित है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोबोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथकीकरण ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 51 की अगर बात करते हैं तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करते हैं तो ये 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था और सतत विकास लक्ष्यों में 17 वैश्विक टारगेट और 169 ऑब्जेक्टिव्स को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की तो संयुक्त राष्ट्र संघ से याद रखिएगा इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसके सदस्य देशों की संख्या है 193 और इसका जो भवन है वो 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो कि मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पसीनों की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीनों की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है शरीर के तापमान पर नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं वो पूरे शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे अधिक है वो माथे पर, हथेलियों और पैरों के तलवे पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं तो हड़प्पा से याद रखिएगा इसके उत्खननकर्ता का नाम था दयाराम साहनी। ये रावी नदी के किनारे है और 1921 में इसका उत्खनन हुआ था। अगर हम बात मोहनजोदाड़ो की करते हैं तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट पे। धौलावीरा की बात करते हैं तो 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही है? तो 1857 की जो क्रांति थी वो मुख्यतः नेतृत्व का अभाव भी था, इसमें किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी भी थी और इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र भी होना ये भी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो याद रखिएगा 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से क्रांति की शुरुआत हुई थी और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉर्मस्टैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एरनबरो के कार्यकाल में किया गया था। इसका कार्यकाल था 1842 से लेके 1844 तक। इसी के शासनकाल के समय 1843 में रविवार की छुट्टी की भी शुरुआत हुई थी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, सिंध के विलय की अगर बात करते हैं तो सिंध विजय के विषय में एक था नेपियर। तो सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन ये था कि वह अफगान तूफान की पूछ थी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करने वाला जो क्षेत्र है वो है तृतीयक क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इनसाइडर ट्रेनिंग का संबंध है। तो इनसाइडर ट्रेनिंग का जो संबंध है वो शेयर बाजार से है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। देखिए, जब कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाला जब व्यक्ति होता है वो शेयर का क्रय विक्रय करना शुरू कर देता है, तो उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो एल के झा समिति का जो संबंध है वो अप्रत्यक्ष कर से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर से एक और समिति का नाम याद रखिएगा, रेखी समिति। अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी के अनुमान से याद रखिएगा दांतबाला समिति, और जनसंख्या नीति की बात करते हैं तो जनसंख्या निधि से याद रखिएगा स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कार्यकारी समिति और राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कुछ और इंपॉर्टेंट समिति याद रखिएगा जिसका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनके अध्यक्ष कौन है। जैसे संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो अनुच्छेद आता है वो आता है 148 से लेकर 151 और 148 अनुच्छेद में इनकी नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से याद रखिएगा इसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसे पद से हटाने की अगर बात किया जाए तो इसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा। और जिसका आधार क्या होगा, उसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। एक चीज और याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से कि यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। यह जो होता है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण की अगर बात करते हैं तो इसके लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोफोकल लेंस। इस जरा दृष्टि दोष में होता क्या है कि व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु देख पाता है और ना ही निकट की वस्तुओं को देख पाता है। अगर हम बात अवतल लेंस की करते हैं तो अवतल लेंस से याद रखिएगा इसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है और बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो है वो दृष्टि वैषम्य या अभिन्दुकता में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा की तो कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है और यह विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। तो उसमें से नहीं गुजरने वाली जो देश है वो ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम करते हैं बात भारत की तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। देखिए जो BN राव थे उनके द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें सदस्यों की कुल संख्या थी 7 और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए 6वीं अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर इसमें नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं और उनके मत दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं डिजरेली की, तो ये कहा था कि ये 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है। टी.आर. होम्स जो थे वो कहते ये बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। और बी.डी. सावरकर ने कहा था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और कर्नल हीज ने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से इसका सदस्य कौन नहीं था। तो देखिए जो 1946 में गठित कैबिनेट मिशन था उसके 3 जो थे वो था पैथिक लॉरेंस, स्टॉपेट क्लिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साइमन नहीं था। जॉन साइमन से याद रखिएगा ये 1927 में जो गठित थी साइमन कमीशन उसका अध्यक्ष था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया। तो भारत में एल्युमिनियम का जो प्रथम कारखाना है वो 1937 में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की अगर हम ठंडी जलधारा की बात करते हैं तो हमबोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा से एक और याद नाम रखिएगा, कैलिफोर्निया की धारा भी है, वो भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बाद बाकी ऑप्शन की अगर बात करते हैं वेनेजुला, लेब्राडोर और फॉकलैंड, ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के अगर हम समकालीन की बात करते हैं तो जो धनानंद था वो सिकंदर के समकालीन था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। सिकंदर की अगर बात करते हैं तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप और यह अरस्तु का शिष्य था और यह जो था वो मकदूनिया का ग्रीक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, सिकंदर से एक चीज़ और याद रखिएगा कि सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेलुकस निकेटर और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरन अभिलेख से। और इसी अभिलेख में यह था कि किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है नर्मदा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। तो नर्मदा महोत्सव है जो मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन, दाल और हीरा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत के नए बीज सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए बीज सचिव के रूप में अजय भूषण पांडे, हाँ देवाशीष पांडे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बजट 2020-21 का थीम क्या था। तो बजट 2020-21 की अगर थीम की बात करते हैं तो था ईज ऑफ लिविंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईज ऑफ लिविंग। अगर हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन की, तो वेल्थ क्रिएशन से याद रखिएगा ये आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है G7 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगा। तो G7 जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित होगा अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और थीम क्या है G7 का? असमानता के खिलाफ लड़ाई। ये सम्मेलन 2020 का पूछ रहा है। तो देखिए 2020 का होगा जो होगा वो 46वां है, वो अमेरिका में होगा। और 45वां हुआ था फ्रांस में। 45वां जो 2019 में हुआ था वो हुआ था फ्रांस में और इसका थीम था असमानता के खिलाफ लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं। तो लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक बने हैं दिनेश्वर शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक है दिनेश सहरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो 43वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। 2019 में भी यह 43वां स्थान ही था। प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है और ये जारी करता इसका कौन है? जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट।
देखिए ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो एडिटोरिया का जो ईएसआई और बिहार दरोगा प्री के लिए जो बुक आया है उस बुक से चलाया जा रहा है। ये आज के टेस्ट उस बुक में टोटल 15 सेट थे, ये आज आप लोगों को 15वां सेट चलाया जा रहा है। तो आज वो जो बुक है वो आप लोगों को पूरी तरह से खत्म हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग सारे वीडियो देख लिए होंगे। तो अब आगे आने वाले दिन में कौन सा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाए आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिएगा। अब प्लेटफॉर्म का भी नया बुक आ चुका है मार्केट में और रहमान सर का जो विद्यासागर पब्लिकेशन का है वो उसका भी बुक आ चुका है। तो मेरे ओपिनियन से अगर देखा जाए तो मैं प्लेटफॉर्म और रहमान सर का बुक दोनों अल्टरनेट बेस पे स्टार्ट करने के लिए सोच रखा हूं। अगर इसमें कुछ चेंजिंग चाहते हैं या आप लोगों का कुछ और क्या सजेशन है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, वो ये कह रहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात कर रहा है ये, तो सिंगापुर से $8 अरब और दूसरे स्थान पर मॉरिशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 में किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी रामपाल को दिया गया है। रानी रामपाल जो है वो हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक किया है। अगर हम बात करते हैं भारतीय रेलवे की तो इससे कुछ और चीज़ें याद रखिएगा। जो रेलवे बजट आया था 2020-21 में, उसमें यह कहा गया था कि 27,000 किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा, तेजस जैसी ट्रेनों को टूरिस्ट जगहों से जोड़ा जाएगा, 550 नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये बने हैं कुलदीप यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2025। 2025 से एक और चीज याद रखिएगा, 2025 तक भारत देश ने टीबी को भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्षों के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है। तो देखिए 4 अस्थायी जिसको चुना गया है वो है भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग म्यांमार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसका चयन 2 वर्षों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान अमीर अमान उल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है अफगानिस्तान सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहाँ के कैपिटल है काबुल, यहाँ के संसद को बोला जाता है शोरा और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अभियंता पोर्टल की शुरुआत किस विभाग संगठन ने किया है। तो अभियंता पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआत जो किया गया है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक चीज और याद रखिएगा, अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रिसेंटली में एक युक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया है जो कि कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो और ऑप्शंस है हमारा आरबीआई से एक और चीज याद रखिएगा, आरबीआई जो है वो एक मनी ऐप लॉन्च किया है और क्यों, दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल वर्ग की पहचान करने में मदद हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अर्जुन पुरस्कार विजेता साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है। तो साई प्रणीत का पूरा नाम है भमी दीप्ति साई प्रणीत और इनका खेल में इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो इसमें जो पुरस्कार राशि है वो है 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा। तो जनगणना 2021 का जो आयोजन है वो 16 भाषाओं में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। और ये स्वतंत्र भारत की भी 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तो ये जो जीता है वो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति की तो उनका नाम है अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा। तो ये जो देश है वो है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के सांसद को बोला जाता है जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है। तो ये बिल्कुल सही है। राज्यों के हिस्सा की गणना 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 के जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2011 के जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, 1971 के आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो वर्ष 2020-25 तक है, बिल्कुल सही है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह यानी एनके सिंह हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति सदन के अनुमति के बिना संसद के सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो ये है 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संसद में समान बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समान बहुमत। और राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 356। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड तो ये एक 3 तरह का जो आपातकाल है उसी में है राष्ट्रपति शासन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है। तो ये आर कोयलहा बनाम तमिलनाडु बाद में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाता है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। दुर्लभ मुद्रा की अगर बात कर रहे हैं तो उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, ये सब जो है वो दुर्लभ मुद्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप में क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है CaSO4 ½ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। पित्त रस यानी बाइल जूस की बात कर रहा है। तो मानव शरीर में पित्त रस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात यकृत की करते हैं तो यकृत से याद रखिएगा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन है वो लगभग 1.5 किलो से 2 kg के आसपास होता है। और यकृत जो है वो यकृत कोशिकाएं जो हैं वो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल और रुधिर के अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। देखिए अगर हम असत्य फल की बात करते हैं तो वैसे फल जिनका विकास जो है वो अंडाशय से नहीं होता है बल्कि पुष्प के अन्य भागों से होता है उसको हम लोग असत्य फल कहते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल कटहल हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया। तो सेब असत्य फल है, नाशपाती भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पादप हार्मोन को तो एब्सिसिक एसिड भी है, जिब्रेलिन्स भी है, ऑक्सिन्स भी है, साइटोकाइनिन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपयुक्त सभी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। पादप हार्मोन की अगर बात करते हैं तो पादप हार्मोन जो है वो विशेषतः जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो पौधे के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। तो अगर हम बात करते हैं देखिए गाजर का जड़ ही खाया जाता है, सलजम का भी, चुकंदर का भी। लेकिन अगर हम बात आलू की करते हैं तो आलू का तना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64।
क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में प्लैटिनम चूर्ण का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की बात कर रहा है। उत्प्रेरक की अगर बात करते हैं तो ये खुद क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन क्रिया के दर को बढ़ाता है और घटाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं आवेग की तो आवेग जो है वो न्यूटन सेकंड होगा। इसका यूनिट बल इनटू में समय अंतराल होता है आवेश के बराबर। अगर हम लोग कार्य की बात करते हैं तो कार्य जो होता है वो बल इंटू में विस्थापन होता है और इसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है। दाब की अगर बात करते हैं तो बल अपॉन में क्षेत्रफल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल की अगर बात करते हैं तो द्रव्यमान इंटू में त्वरण यानी मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है लोला की कालावधि मतलब पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है। तो देखिए पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला लेंथ ऑफ पेंडुलम और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ ऑफ पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं तो यही दोनों पे लोला का जो कालावधि है वो निर्भर करता है। आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े होंगे 2π√L/g। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है प्रकाश की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। आइंस्टीन की अगर हम बात करते हैं तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छों का समूह है जिसे फोटोन कहा जाता है और हाइगन्स के अनुसार जो प्रकाश है वो तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे भी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। एक नाव जो है वो शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यह दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल क्या है। तो देखिए शांत जल में नाव की जो चाल है वो तो दिया हुआ है 6 किलोमीटर बराबर, और धारा के विरुद्ध में जाने में जो समय लगता है वो 3 गुना लगता है, मतलब 3 घंटा लगेगा। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल कितना हो जाएगी, 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। तो धारा का चाल कितना हो जाएगा 6 - 2 यानी 4 किलोमीटर बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगा। तो ये देखिए ये अमाउंट दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल है, ये राशि दिया हुआ है 10%, लेकिन कह रहा है कि ब्याज जो दर है वो अर्धवार्षिक जोड़ा जाए। तो अर्धवार्षिक यहाँ रेट को 5% कर दीजिएगा और फिर निकाल लीजिएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है ए का धन बी के धन का 2/3 है। तो ए और बी में यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाएगा यहाँ से। और बी और सी के धन का 9/11 है, तो बी और सी के बीच का रेशियो जो कितना हो जाएगा 9:11 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ए और सी के धन का अनुपात, तो ए रेशियो बी 2:3 निकल के आ गया, बी रेशियो सी 9:11 निकल के आ गया। तो ए रेशियो सी आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, तो ए रेशियो सी निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा 6:11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है एक परिवार में 60% व्यक्ति जो है वो चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्तियाँ रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ों पसंद करते हैं तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी। इसको वेन डायग्राम से बनाइए, बड़े आसान से बन जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है रहीम, करीम और डेविड ने एक काम को उस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष कार्य किया। तो पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, तो करीम की मजदूरी क्या मिली। देखिए डेविड के द्वारा काम कितना किया गया, तो इसमें आप रहीम और करीम का माइनस कर दीजिए, मतलब 1 - 1/2 प्लस में 1/3 कर दीजिए, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/6। अब आपके पास रहीम, करीम और डेविड का तीनों का अनुपात निकल के आ गया है, मतलब 1/2, 1/3 और 1/6। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3:2:1 और 1200 रुपया टोटल मजदूरी है, तो यहाँ से निकाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा सही है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार ये भी सही है, मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, इटांगी नेशनल पार्क मणिपुर ये गलत है क्योंकि इटांगी नेशनल पार्क जो है वो नागालैंड में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो मणिपुर से याद रखिएगा सिरोही राष्ट्रीय पार्क और काइबुल लामछोर राष्ट्रीय पार्क जो है वो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74।
क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार के जिलों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम का अगर हम सही क्रम देखें तो बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है गिब्सन मरुस्थल किस देश में है। तो गिब्सन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। और ईरान से याद रखिएगा पूर्वी ईरान में है दस्ते लूट। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो बेसाल्ट नहीं है अवसादी चट्टान। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान है, बाद बाकी ये तीनों जो है वो अवसादी चट्टान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं आसाम में, जहां की वर्षा जो होगी वो 300 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आसाम। अगर हम बात करते हैं आसाम की तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यही गलत है क्योंकि डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। स्टेपिज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान सही है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन और टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर डाउन्स, क्योंकि डाउन्स जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अलमाटी बांध की अगर बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी पर है, सुमेलित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, सुमेलित है। अगर हम सरदार सरोवर बांध की करते हैं तो नर्मदा नदी पर सुमेलित है। इडुक्की बांध कावेरी नदी पर नहीं है। इडुक्की बांध जो है वो केरल में पेरियार नदी पर है। कावेरी नदी से याद रखिएगा मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं भील जनजाति जनरली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये सब साइड पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं मतलब झारखंड की, तो झारखंड से कुछ जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके नाम याद रखिएगा, जैसे कि हो गया संथाल, मूडा, बिरहोर, कोरबा, भूमिज, गोंड। केरल की अगर बात करते हैं तो केरल से याद रखिएगा कादर, उराली, मोपला, पनियान। महाराष्ट्र से भी कुछ और जनजातियों के नाम याद रखिएगा, जैसे बार्ली, बंजारा, कोली, गोंड, ये सब महाराष्ट्र की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है हबूब स्थानीय शीतल पवन किस देश की अस्थायी हवा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सूडान का एक शीतल पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है, यानी लैंडलॉक देश जिसके चारों साइड सिर्फ और सिर्फ लैंड ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी जो है वो लैंडलॉक देश है और इसके चारों साइड सिर्फ देसी देश है, जैसे यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, ये इसके चारों ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लुहरा देव से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने जो हल हैं वो बनबाली से मिला है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात बनमाली की करते हैं तो बनमाली जो है वो रंगोई नदी पर है और रविंद्र सिंह बिष्ट इसको उत्खनन करता थे और 1974 में इसका उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था। तो था मगध। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म में महावीर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति था उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात महावीर स्वामी की करते हैं तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। 2 जैन संगतियाँ हुई थी, पहला पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, दूसरा बल्लभी गुजरात में क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म के 3 रत्न भी थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो ये चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात चंदेल वंश की करते हैं तो इसके संस्थापक का नाम था नन्नुक और इसकी राजधानी थी खजुराहो और प्रारंभ में इसकी राजधानी थी कालिंजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की जो नींव थी वो ययति केसरी के द्वारा डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में है। अगर हम बात करते हैं धर्मपाल की, तो धर्मपाल से याद रखिएगा 11वीं सदी के जो गुजराती कवि थे सोडठल, उन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दिया था। धर्मपाल से एक चीज और याद रखिएगा कि इसने सोमपुर महाविहार का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है किस शासक ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। तो राष्ट्रकूट जो राजवंश था उसका स्थापना दंतीदुर्ग के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी थी मानखेत। राष्ट्रकूट से एक चीज़ याद रखिएगा कि एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का जो निर्माण था वो भी राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। गया अधिवेशन 1922 से याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जो था वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और लखनऊ अधिवेशन 1936 की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लंदन में कर्जन बाइली की हत्या की थी। तो लंदन में कर्जन बाइली की जो हत्या की थी वो मदन लाल ढींगरा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कर्जन बाइली की अगर बात करते हैं तो ये भारत सचिव मार्लो का सलाहकार था। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हॉट मनी शब्द का उपयोग जो है वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। हॉट मनी एक ऐसा निवेश है जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी से हस्तांतरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी। तो ये अरबदा जेल जो कि पुणे में स्थित है उसको मंदिर की संज्ञा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है जलमार्ग 69। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। इसकी लंबाई है 5 किलोमीटर और ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, जिसकी जो लंबाई है वो 2890 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है निम्न में से उरुग्वे की राजधानी कहाँ है। तो उरुग्वे की जो राजधानी है वो मोंटेवीडियो है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। काराकस से याद रखिएगा वेनेजुएला, बोगाटो से याद रखिएगा कोलंबिया और बिलेमस्टड से याद रखिएगा कुराकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। बिम्स्टेक में टोटल 7 राष्ट्र हैं, वो है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। तो मालदीव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किन की कृति है। तो ये अरुंधति राय की है और इन्हीं पुस्तक के लिए इनको 1997 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है। तो शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे अभी तक नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आप कमेंट करके एक चीज़ और जरूर बता दीजिएगा कि आगे किस बुक का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।